क्वेश्चन नंबर 7 of the cash flow. क्वेश्चन नंबर 7 बाय इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द क्लास वर्क. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम इसको डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 28. ओके, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2016. ओके, अब यहाँ पर बेटा बैलेंस शीट दी गई है. इधर 2015 की है और इधर 2016. शेयर कैपिटल जिसका नोट नंबर 1 है, यहाँ पता पड़ेगा नोट नंबर 1 में कि ये जो शेयर कैपिटल 3 से बढ़कर 350 हुई है, इसमें इक्विटी है और प्रेफरेंस है या दोनों है. देखते हैं इसमें क्या चेंज है, वो पता पड़ेगा नोट नंबर 1 से. और नोट नंबर 1 नीचे देखें, ये है नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल. इसमें क्या हुआ है, कैपिटल 3 से बढ़कर 350 हुई है. इसमें इक्विटी कैपिटल 150 से 250 हुई, मीन्स 1 लाख रुपीज़ से बढ़ी. तो ये हमारा इनफ्लो रहा फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल और ये लिया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. एंड इसी नोट 1 में प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो प्रेफरेंस कैपिटल कितने से कितने हुई, 150 से 1 लाख हुई, मीन्स 50 से रिडीम हुई. ये रहा आउटफ्लो बाय रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 और ये लिया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. और यहाँ पर हमेशा एक पॉइंट हिडन रहता है और वो है रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड को हमेशा ध्यान रखिएगा. नीचे इन्फॉर्मेशन में हो सकता है ये पॉइंट कवर ना हो, पर आपको जब भी रेट ऑफ डिविडेंड दी गई हो तो आपको हमेशा रेट को ध्यान रखना है. और प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट है 8%. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 8% डिविडेंड 150 पे लेंगे या 1 लाख पे लेंगे. मतलब यदि रिडम्पशन 150 का रिडम्पशन ईयर के एंड में हुआ है, मतलब साल भर कैपिटल 150 चली है, ईयर के एंड में जाकर रिडीम हुई है 50 से, तो हम डिविडेंड देंगे पूरे 150 पर. और जनरली हमारा एजम्पशन यही होता है कि रिडम्पशन ईयर एंड में हुआ है तो हम डिविडेंड पूरे 150 पे देने वाले हैं. हाँ, यदि हम ये एजम्पशन लिए होते कि ये रिडम्पशन बिगिनिंग में हो गया तो फिर हम डिविडेंड 1 लाख भी देते, लेकिन बेटर होगा क्योंकि जनरली रिडम्पशन फंड अवेलेबल होने के बाद होता है. तो करंट ईयर में फुल ईयर प्रॉफिट अर्न किया होगा और उसी रिसोर्स से, उसी प्रॉफिट से रिडम्पशन हुआ होगा या जो भी हो, फ्रेश इशू से हुआ है. वैसे तो यहाँ पर जो 1 लाख का फ्रेश इशू हुआ है उसी से हुआ रिडम्पशन. ये साल के बिगिनिंग में भी आप मान सकते थे, और यदि आप मानते कि रिडम्पशन बिगिनिंग में हुआ है तो फिर डिविडेंड 1 लाख को देना पड़ता. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हुआ बेटा रिगार्डिंग शेयर कैपिटल कि 1 लाख का इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, सोर्स इनफ्लो एंड 50 का रिडम्पशन, प्रेफरेंस आउटफ्लो. अब उसका रिजर्व सरप्लस, ये रिजर्व 38 से 82 है. ओके, तो इसका नोट नंबर 2 है, ये 38 से 82. इसमें क्या हुआ है, जनरल रिजर्व 20 से 30 हुआ, 10 से बढ़ा. मतलब यहाँ पर करंट ईयर में P&L अप्रोप्रिएशन से 10 लाया गया जनरल रिजर्व में, P&L 18 से 27 हुआ और कैपिटल रिजर्व जो 0 था वो बढ़कर 25 हुआ. 25,000 का कोई कैपिटल प्रॉफिट रहा होगा ड्यूरिंग द ईयर और वो कैपिटल प्रॉफिट लाया गया है कैपिटल रिजर्व में. ठीक है, ये है रिगार्डिंग रिजर्व एंड सरप्लस. उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर्स. इसमें बिल पेबल क्रेडिटर दोनों होते हैं. जो 44 से 65 हुआ, क्रेडिटर इंक्रीज हुए मतलब लाइबिलिटी बढ़ी मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो. बेटा लाइबिलिटी घटती है तो पेमेंट होता है, आउटफ्लो होता है. लाइबिलिटी बढ़ना मतलब पेमेंट नहीं हुआ तो इनफ्लो मानेंगे. अदर करंट लाइबिलिटी 27 से, ये है नोट नंबर 3. तो नोट नंबर 3 देखना पड़ेगा. नोट नंबर 3 में है अदर करंट लाइबिलिटी. बेटा ये तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, तो बेटा इसको उन्होंने करंट लाइबिलिटी माना है. तो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था लास्ट ईयर, ये पे होगा करंट ईयर में, तो इसको हम करंट ईयर में 27 का पेमेंट ले लेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंसिंग में आता है. और जो करंट ईयर में जो डिक्लेयर हुआ है वो अगले साल जाकर पे होगा, अगले साल पे होगा 37, क्योंकि डिक्लेयर अभी हुआ है पर अभी पे नहीं हुआ क्योंकि ये लाइबिलिटी में आ रहा है, मतलब पे नहीं हुआ. कब पे होगा, नेक्स्ट ईयर. हाँ, 37 जब डिक्लेयर इस साल हुआ है तो P&L में डेबिट हुआ होगा, ये डेबिट हुआ होगा P&L अप्रोप्रिएशन में, P&L में नहीं बेटा. एक होता है हमारा P&L
जहाँ खर्चे आते हैं, एक्सपेंस आते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। और एक आता है P&L अप्रोप्रिएशन, जहाँ पर अप्रोप्रिएशन आते हैं, डिविडेंड दिया, रिजर्व में ट्रांसफ़र, यहाँ खर्चे नहीं, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन आता है। तो डिविडेंड कहाँ आता है? अप्रोप्रिएशन में। मतलब ये नेट प्रॉफिट में घटावा नहीं है। नेट प्रॉफिट निकालने में डिविडेंड कभी नहीं घटता, क्योंकि ये आइटम ऑफ एक्सपेंसेस नहीं, आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन है। ओके, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, टैक्स प्रोविज़न 28 से 32। देखते हैं इसके बारे में कोई पॉइंट दिया है या नहीं दिया, देखते हैं। यदि कोई पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब ये जो प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न है टैक्स का 28,000 का, ये प्रीवियस ईयर में प्रोवाइड तो हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तो हो चुका है ये। और ध्यान रखिएगा बेटा, टैक्स का खर्चा एक यूजुअल सा एक्सपेंसेस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं है, बल्कि एक खर्चा है जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। तो ये पे हुआ होगा इस साल, ये प्रोवाइड हुआ होगा लास्ट ईयर, पे हुआ होगा इस साल, क्योंकि इसका असेसमेंट कब हुआ होगा? इस साल। पे भी कब हुआ होगा ये टैक्स? इस साल। लेकिन 32 ये बेटा क्या हुआ होगा? ये इस साल प्रोवाइड हुआ है पर अभी लाइबिलिटी में आ रहा है, मतलब अगले साल पे होगा। ठीक है, ये डेबिट हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर में। ओके, उसके बाद फिक्स्ड असेट्स 190 से 266 हुई, इसका नोट नंबर 4 है। नोट नंबर 4 देखिए, इस फिक्स्ड असेट में दो है बेटा। लैंड बिल्डिंग 25 से क्या हुई? 1 लाख से घटकर 75 रहेगी, मतलब लैंड में कोई डिस्पोजल है। और मशीनरी में इंक्रीज़ है क्योंकि वो बड़ी है। दोनों को मिलाकर टेंजिबल फिक्स्ड असेट गिवन है, इसकी डिटेल हमें बाद में मिलेगी। ठीक है, अब गुडविल 60 से घटकर 47 रह गई है। मीन्स गुडविल 13,000 से 13,000 से राइट ऑफ हुई होगी, और राइट ऑफ हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये एक नॉन कैश आइटम हो गया, क्योंकि इससे राइट ऑफ से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। फिर इन्वेस्टमेंट 10 से बढ़कर 35 हुए। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 25 से बढ़े, या इन शॉर्ट कहें तो 25 बढ़े होंगे, ये हमारा आउटफ्लो हो गया। इन्वेंट्री डिक्रीज हुई मतलब बिकी होगी, इनफ्लो। डेटर्स बढ़े, मतलब क्या हुआ होगा बेटा? डेटर का घटना, इनफ्लो बढ़ना, आउटफ्लो। डेटर बढ़े मतलब हमारा वर्किंग केबल में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और वर्किंग केबल में इन्वेस्टमेंट बढ़ा मतलब कैश बाहर गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बेटा हमारा आंसर यही तो होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17 से 32 हुआ, 17 से 32 हुआ, मतलब बढ़ा कितने से? 15,000 से, है ना। तो 15,000 15,000 क्या हो गया हमारा आंसर। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा तीनों एक्टिविटी का नेट है। ऑपरेटिंग से जो कैश आया गया, इन्वेस्टिंग से जो कैश आया गया, फाइनेंसिंग से जो कैश आया गया, सब मिलाकर हमारी कैश 15,000 से बड़ी है। साल भर में कैश 15 से बड़ी है, तो ये 15,000 जो मनी आई होगी, कैश आई होगी, ये किसी एक्टिविटी से कैश आई होगी, किसी में गई होगी, किसी से आई होगी, किसी से गई होगी, नेट मिलाकर 15,000 का इनफ्लो है। तो ये हमारा आंसर आ गया, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000, है ना बेटा। उसके बाद हम ये शेयर केबल पढ़ चुके, रिजर्व सरप्लस पढ़ चुके, करंट लायबिलिटी पढ़ चुके, और फिक्स्ड एसेट पढ़ चुके। देखिए अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रुपीज़ 18,000 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज़ बिन रिटर्न ऑफ ऑन प्लांट एंड मशीनरी। 18,000 का डिप्रिसिएशन लगा है प्लांट एंड मशीनरी पर फॉर द ईयर। जब हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ डिप्रिसिएशन लिखेंगे 18,000 क्रेडिट में, और ये नॉन कैश आइटम है, प्रॉफिट में घटावा होगा, इसको प्रॉफिट में जोड़ेंगे एज ए नॉन कैश आइटम इधर। एंड नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज ऑन लैंड बिल्डिंग, मतलब ये लैंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा है प्लांट मशीनरी पर, वो भी 18,000। ओके, ये भी ठीक। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन सोल्ड आउट फॉर 50 50,000 में बेचा गया, 50,000 का नहीं। ए पीस ऑफ लैंड ऑफ रुपीज़ नहीं बोला है, ऑफ रुपीज़ 50 नहीं बोला है, फॉर रुपीज़ 50 बोला है, मतलब 50,000 में बेचा गया। एंड बैलेंस हैज़ बीन रिवैल्यूड, प्रॉफिट ऑन सच सेल एंड रिवैल्यूएशन बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, देयर इज़ नो अदर एंट्री इन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये पॉइंट तो बड़ा अच्छा है। एक लैंड बेची गई 50,000 में, और उसके बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ और बची हुई लैंड को रिवैल्यू किया, उस पर भी प्रॉफिट हुआ, वो दोनों प्रॉफिट भेजे गए कैपिटल रिजर्व में, और ये कैपिटल रिजर्व दोनों को मिलाकर है, और उसके अलावा कैपिटल रिजर्व में कोई और एंट्री नहीं है। ये पॉइंट तो समझना पड़ेगा बेटा।
क्या हुआ है 50, मतलब यहाँ पर बेटा ज़मीन 2 है, लैंड 2 है, एक बेच दी गई, एक बच गई। मान लो ये हमने बनाया लैंड अकाउंट, ये बनाया लैंड अकाउंट। ओके, ओपनिंग है ₹1,00,000, ये देखिए बेटा ओपनिंग है ₹1,00,000 और क्लोजिंग है, ये बैलेंस BD हुआ और क्लोजिंग है 75, ये हुआ बेटा बैलेंस CD 75,000। ओके, अब बेटा हुआ क्या है, ये मान लो 2 लैंड है A प्लस B, 2 ज़मीन है A और B, इसमें से बेटा बाय बैंक एक ज़मीन A मान लो बेच दी गई 50,000 में, तो ये हमने लिख दी सेल प्रोसीड 50,000 में बेची गई। अब हमको ये पता नहीं बेटा ये ज़मीन कितने की थी, अब वो पता नहीं, जो भी कितने की थी वो पता नहीं बेटा, उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ से भेजा गया टू कैपिटल रिजर्व, जो भी प्रॉफिट हुआ वो भेजा गया कैपिटल रिजर्व में। और बेटा उसके बाद जो ज़मीन B बची थी उसको रिवैल्यू किया गया और रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया उसको यहाँ डिबिट किया गया और उसको भी भेजा गया कैपिटल रिजर्व में। ये दोनों प्रॉफिट गए हैं कैपिटल रिजर्व में और दोनों मिलाकर 25,000 हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका अकाउंट टैली हो गया क्या बेटा, देखिए टैली हो गया ना। ये दोनों मिलाकर, यहाँ पर दोनों मिलाकर 25,000 आते हैं। इसमें जो ज़मीन बिकी उसका प्रॉफिट भी शामिल है और जो ज़मीन बची उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी शामिल है। तो ये अकाउंट टैली हो गया, मतलब इस ज़मीन में और कोई आइटम नहीं है। और ये तय हो गया कि इस ज़मीन के बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया बल्कि कैपिटल रिजर्व में गया। मतलब ये ज़मीन की सेल का प्रॉफिट यदि नहीं गया है P&L में तो वहाँ से लेस भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट इन्होंने भेज दिया है कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट लॉस में गया होता प्रॉफिट तो वहाँ से लेस करते, तो हमें उसके अमाउंट की ज़रूरत भी पड़ती कि कितना लेस करना पड़े, पर यहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट में जुड़ा हुआ नहीं तो लेस भी नहीं करना है। तो इस अमाउंट पर, इस 25 में दोनों प्रॉफिट जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पर हमें किसी भी प्रॉफिट की बाइफर्केशन की ज़रूरत नहीं कि कितना प्रॉफिट ऑन सेल है कितना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉफिट में से लेस ही नहीं करना है। तो देखिए यदि मैं 2 मिनट के लिए ऐसा करूं, हमें ये अमाउंट मालूम भी होता तो बेटा किसी काम का नहीं था। फॉर एग्जांपल ये हमारी ज़मीन 1,00,000 की थी, बैलेंस BD। मैं आपके सामने बेटा ज़मीन A और B दोनों अलग अलग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ज़मीन A बेटा कर ली 40 की फॉर एग्जांपल और B कर ली 60 की, मैंने एज्यूम किया है ना बेटा। अब देखो आप, यदि ज़मीन 40 की थी बिकी 50 में तो प्रॉफिट कितना हुआ 10,000, ये प्रॉफिट गया कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन ने कहा है प्रॉफिट ऑन सेल, बेटा यदि यहाँ 50 पे ज़मीन सेल प्रोसीड क्रेडिट हुई है तो प्रॉफिट यहाँ से डेबिट होकर कहीं नहीं कहीं तो जाएगा, क्योंकि बेटा ज़मीन डेबिट में पड़ी है 40 पर, क्रेडिट में पड़ी है 50 पर, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10,000, वो यहाँ से डेबिट होकर वैसे जाता है P&L में, पर ये लोग लेके गए हैं कैपिटल रिजर्व में, मतलब ये प्रॉफिट P&L में नहीं गया, प्रॉफिट में जुड़ा हुआ नहीं है, वहाँ से लेस नहीं होगा, ये गया है कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा 10,000 का कैपिटल रिजर्व बना। अच्छा अब बेटा ज़मीन बची 60 की, 60 की ज़मीन जो बची ना B, उसको बेचा नहीं गया बल्कि उसको रिवैल्यू किया गया, उसकी वैल्यू बची 75, मतलब 15 का इस पर भी रिवैल्यूएशन हुआ है। तो ये प्रॉफिट भी कहाँ गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। वैसे तो वे भी कैपिटल प्रॉफिट ही है, ये जाना था रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ये प्रॉफिट जाना था रिवैल्यूएशन रिजर्व में, पर ये इसको ले गए हैं कैपिटल रिजर्व में, पर ठीक है जो किया उन्होंने वो ठीक। तो मतलब टैली होता है ये प्रॉफिट का बाइफर्केशन होता भी तो हमें, ये मैंने एज्यूम किया। आप ये अमाउंट कुछ भी एज्यूम कर लो, आप इसका ब्रेकअप कुछ भी कर लो, 40-50 कर लो, 50-50 कर लो, 60-40 कर लो, 70-30 कर लो, 30-70 कर लो, आंसर यही आएगा। आप हर तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह से अकाउंट बना है। ओके, तो हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि 50 में ज़मीन बिकी है, ये हमारा इनफ्लो है, ज़मीन का सेल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, और ये प्रॉफिट का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट गया है कैपिटल रिजर्व में रादर देन P&L। और चूंकि यहाँ ज़मीन में कोई एडिशन तो है नहीं क्योंकि अकाउंट टैली हो रहा है। ओके, ये हम मार्किंग नोट में बना भी लेंगे चाहेंगे तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ए प्लांट वॉज सोल्ड फॉर ₹12, फॉर ₹12, ऑफ ₹12 नहीं, ऑफ रुपीज़ मतलब होता तो 12,000 का, लेकिन हाँ ठीक है, फॉर ₹12 12 में बेचा गया, उसकी WDV 15 थी, मतलब क्या हुआ 3 का लॉस, 15 की लैंड को 12 में बेचा गया, ये लॉस गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट लॉस में घटा होगा तो इसे एड बैक करना पड़ेगा ऐसे नॉन कैश आइटम, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में गई होगा और इस लॉस से कोई कैश 3,000 की बाहर नहीं गई होगी, उल्टा 12 की कैश आई है। इस डील, इस प्लांट की सेल से 12 की कैश आई है जो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। सेल ऑफ प्लांट 12,000 ये हमारा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है, जबकि P&L में 3 का लॉस घट गया होगा और इससे कोई कैश बाहर नहीं गई होगी, तो हम इसको नॉन कैश आइटम की तरह से जोड़ देंगे। ओके, अब जो एक
बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो आपको पिछला चैप्टर याद दिला देगा। डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू 2100। डिविडेंड रिसीव्ड, अरे डिविडेंड तो देती है कंपनी, ये तो मिल गया। ओके, डिविडेंड मिला, शायद कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, हाँ है इनमें ना इन्वेस्टमेंट, यस, उस पर कंपनी को डिविडेंड मिला, मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड मिला 2100, ये हमारा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। यदि शेयर्स खरीदे हैं किसी दूसरी कंपनी के तो इन्वेस्टमेंट हुए और उस पर डिविडेंड मिला, इनफ्लो हो गया, विच इंक्लूडेड ए प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ 600। ओके, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इसमें इंक्लूड है 600। अब बेटा यहाँ पर तो आ गया कौन सा एस, बेटा कैश फ्लो में तो S3 चलता है, लेकिन ये कौन सा एस आ गया, S13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जो हमारा पिछला चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जो हम पढ़ चुके। बेटा जब डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टर को, उसकी अकाउंटिंग एज पर S13 के अकॉर्डिंग की होती है ना बेटा। इसमें डिविडेंड यदि प्री इक्वेशन प्रॉफिट से है तो क्या, और पोस्ट से है तो क्या। बट अब ये लॉजिक में याद यहाँ नहीं दिला सकता, लॉजिक नहीं, बस बता सकता हूँ कि रूल क्या था, वो आपको जाकर देखना पड़ेगा यदि आप भूल गए हैं तो। चैप्टर इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स की अकाउंटिंग में, यदि किसी इन्वेस्टर ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ से डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड हमारे शेयर्स खरीदने के पहले के प्रॉफिट से है, तो वो जाता है, उसको कहते हैं डिविडेंड आउट ऑफ प्री इक्वेशन। और ये हम इनकम नहीं मानते, आपको ध्यान होगा, इसे इनकम नहीं मानते हुए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। तो ये 600 का डिविडेंड कहाँ क्रेडिट हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और बचा बेटा कुल डिविडेंड मिला है 2100, कितना मिला, कुल डिविडेंड कितना मिला 2100। 600 कहाँ गया बेटा, 600 कहाँ गया बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1500 गया होगा, आउटलेट गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डिविडेंड और इनकम, डिविडेंड इनकम की पूरी डिविडेंड 1500 से 1500 दी गई है, आगे चीज़ कहाँ गई, बाकी 600 अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, डिविडेंड मिला तो 2100 है, मिला तो 2100 है, तेज तो 2100 आया है, तेज तो 2100 आया है, 2100 है, इनफ्लो तो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो तो रहेंगे, इनफ्लो तो क्लियर रहेंगे, प्रॉफिट में प्रॉफिट मिला हुआ है, डिविडेंड मिला हुआ है, डिविडेंड उससे 2100 या 1500 बेटा, 1500 मिला हुआ है, 1500 में से लेस भी होगा, क्योंकि 600 इसका डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ, लॉस में है तो वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट में है तो लेस भी नहीं होगा, क्योंकि 600 का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रेडिंग हुआ है, एस पर ये, तो यहाँ लगेगा 600 का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और फिर अच्छा 1500 प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ है, ध्यान रखिएगा, एस पर S13 डिविडेंड आउट ऑफ प्री एंड डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट का एक बहुत ही शानदार एडजस्टमेंट था इस क्वेश्चन में बेटा। फिर लिखा है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10,000 हैज़ बीन पेड, साल खत्म होने के पहले जो कंपनी डिविडेंड इसी साल का डिविडेंड इसी साल दे देती है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। कंपनी ने इसी साल के प्रॉफिट से साल खत्म होने के पहले इसी साल प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया, ये डिविडेंड पेड है बेटा। डिविडेंड पेड एक प्रॉफिट का अप्रोवेशन है, इसकी अकाउंटिंग क्या हुई होगी, बैंक में तो ये हुआ होगा क्रेडिट आउटफ्लो, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, और P&L अप्रोपिएशन में हुआ होगा डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस नहीं अप्रोपिएशन है, डिविडेंड देना खर्चा नहीं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आया हुआ नहीं है बल्कि P&L अप्रोपिएशन में आया हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट में घटावा नहीं है, और प्रॉफिट में घटावा नहीं है नेट प्रॉफिट में, तो उसे नेट प्रॉफिट में जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है लेकिन बिफोर डिविडेंड होता है बेटा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो P&L होता है ना, P&L जिसमें नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ डिविडेंड कभी नहीं आता, यहाँ सैलरी आती है, डेप्रेशन आता है, खर्चे आते हैं, पर डिविडेंड यहाँ नहीं आता। तो डिविडेंड यहाँ क्यों नहीं आता बेटा, क्योंकि वो खर्चा ही नहीं हो, तो प्रॉफिट का अप्रोवेशन हो, तो जस्ट लाइक ये ड्राइंग है। तो डिविडेंड पे हुआ है इंटरिम, ये जाएगा फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, ठीक है बेटा, ये शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, तभी तो इनको डिविडेंड मिला है 2100 का, ठीक है बेटा। ये जो डिविडेंड मिला है 2100 ये इन्हीं शेयर्स पर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने पढ़ा है, आप इसको समझने के पहले एक बार दो बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, फिर बेटा इसका वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम कम टाइम में इसको थोड़ा पढ़ रहे हैं। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, उसके बाद यदि ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ओके बेटा, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 7, और ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से होगा क्योंकि इसमें
रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर के लिए सेल दी हुई नहीं है, और पेमेंट टू सप्लायर के लिए परचेज वगैरह दी हुई नहीं है, ना COGS दिया है और ना ही एक्सपेंसेस का पेमेंट दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और क्वेश्चन होगा इनडायरेक्ट मेथड से। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा क्वेश्चन एक बार आप खुद से पढ़ें, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके बेटा, अब मैं इसका सॉल्यूशन यदि स्टार्ट करता हूँ तो हम इसको, ये फॉर्मेट बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्लास वर्क का इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो हमें इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। ओके, फिर भी चलिए बेटा, अब हम यहाँ शुरू करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता है, इसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाल लेंगे। ओके, और बेटा इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होगा? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन जैसे आइटम जोड़ेंगे। फिर ये क्या बेटा है? एडजस्टमेंट फॉर आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी, ये भी हम करेंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, स्टॉक डेटर क्रेडिट का इंक्रीज डिक्रीज हम यहाँ लेंगे। इसके बाद यह आता है बेटा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, इसमें हम घटा देंगे इनकम टैक्स। यह आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन फाइनली, इसको इनफ्लो होगा तो विदाउट ब्रैकेट, आउटफ्लो होगा तो विद इन ब्रैकेट। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, और ये हमारा वर्किंग नोट है। शुरू करें। ओके, ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है और पेशेंस से करना होगा, और समझने के बाद खुद से सॉल्व कर लेंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं बेटा, है ना। नंबर वन में हम देखें शेयर कैपिटल बेटा 3 से 350 हुई, 3 से 350। बेटा एक तरीका ये होता है कि हम 1 बाय 1 बैलेंस शीट देखकर चलते रहें, या पहले डायरेक्ट फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेशन से कैश निकाल लें। हम तो ऐसा करते हैं कि जो आता जा रहा है वैसे करते जाएं। बेटा देखिए, शेयर कैपिटल 3 से 350 हुई है ना, शेयर कैपिटल 3 से 350 हुई, इसमें वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं है, इसका नोट नीचे 1 है। इसमें बेटा क्या हुआ, इक्विटी 1 से बड़ी, तो हम यहाँ दिखा दें इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं दिखा रहा हूँ 350। क्लोजिंग कैपिटल हो गई है, सॉरी कैपिटल हो गई है 150 से 250 हो गई है 150 से, है ना। 1 लाख का इशू इनफ्लो हो गया, ये हो गया बेटा इनफ्लो, है ना। उसके जस्ट नीचे प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम हो गई, 150 से 1 हो गई, तो यहाँ आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप ये फिगर ना दिखाएं ब्रैकेट में तो भी चलेगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 150 से 1 लाख रहेगी, मतलब 50 का आउटफ्लो, ये हमने दिखा दिया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, और ये रिडम्पशन 8 पार हुआ है, कुछ दिया हुआ नहीं है। डिविडेंड की बात ध्यान रखिएगा जरूर, 8% डिविडेंड हम भूल नहीं जाएं। और अब तो यदि मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिलाने के लिए भी सामने बनेंगे बेटा, बट मुझे याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर 1 था। अब आया पॉइंट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। अब हम इसे भी डील कर लें बेटा। अब रिजर्व सरप्लस आया, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए कैपिटल रिजर्व तो 25 छोड़ दो, अभी जनरल रिजर्व अकाउंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ है कि रिजर्व। इसे अब ये बना लेते हैं पीनल अप्रोप्रिएशन। बेटा यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी पीएनएल बेटा कितना था ओपनिंग 18,000, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 27,000, है ना बेटा। तो यहाँ से प्रॉफिट जो गया है जनरल रिजर्व में टू जनरल रिजर्व,
10,000 का प्रॉफिट गया है रिजर्व में। कैसे गया बेटा 10? रिजर्व 20 से बढ़कर 30 हुआ, मतलब 10 गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कैपिटल रिजर्व तो यहाँ कुछ होगा नहीं क्योंकि उसका तो अलग ही है। अब बेटा यहाँ पर और क्या क्या हुआ, क्योंकि अकाउंट हम कंप्लीट ही कर लें अब, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। क्या क्या हुआ बेटा इस रिजर्व में, आपको ध्यान होगा। एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड, $150 का 8% है ना बेटा, 150 का 8% डिविडेंड कितना ले ले हम, 12,000। 12 डिविडेंड दिया होगा बेटा, वो पीएल में डेबिट तो हुआ ही होगा, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये रिडम्पशन ईयर के में हुआ। आप चाहो तो नोट लगा दो, चाहो ना लगाओ। ये 12 का डिविडेंड दिया बेटा, ये हमारा इधर आउटफ्लो में आ जाएगा ना, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 12,000 फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। अब डेबिट हुआ होगा तो बैंक अकाउंट मतलब फंड फ्लो में क्रेडिट, कैश फ्लो में क्रेडिट, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में 12,000 डेबिट, ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, और क्या क्या बेटा आया होगा पीएल अप्रोप्रिएशन में, इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड भी आया होगा, ये आया होगा 10,000। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हुआ होगा डेबिट, और फंड फ्लो में इंटरिम डिविडेंड पेड, ये 10,000 हमारा आउट हो गया इंटरिम डिविडेंड बेटा, ठीक है। और अब फाइनल डिविडेंड, जब बात आ रही है बेटा डिविडेंड की, तो हम निपटा ही ले सारे बेटा। बेटा डिविडेंड के लिए हमने क्या देखी थी, करंट लाइबिलिटी है ना, करंट लाइबिलिटी का नोट नंबर कौन सा था, नोट नंबर 3। करंट लाइबिलिटी में हमने पढ़ा था डिविडेंड बेटा, पिछले साल का डिविडेंड 27 डिक्लेयर्ड, वो इस साल पे हुआ होगा। फाइनल डिविडेंड, इसको बोलते हैं फाइनल, क्योंकि ये लास्ट डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, फाइनल डिविडेंड पेड 27 बेटा पे हुआ होगा। पिछले साल का जो प्रपोज था, डिक्लेयर था, वो इस साल पे होगा, और इस साल जो डिक्लेयर हुआ है बेटा वो यहाँ से जाएगा टू डिविडेंड पेबल, ये डिविडेंड डिक्लेयर है, ये है बेटा 37 जो यहाँ से डिक्लेयर हुआ है, पर पे कब होगा, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी ये करंट लाइबिलिटी में आ रहा है, मतलब अभी पे नहीं हुआ, ओके, ये भी हो गया। तो बेटा ये सब यहाँ पर डेबिट, ये सब आइटम क्या है, अप्रोप्रिएशन के। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, 37, 10, 10, 12, उसके बाद बेनिफिट बचा। तो बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा बाय, क्या आ जाएगा बेटा, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, यहाँ यूँ कहीं नेट प्रॉफिट आता है, और नेट प्रॉफिट का मतलब ये आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस में टैक्स भी शामिल है। तो बेटा ये बैलेंस फिगर कितना होगा, आप टोटलिंग करनी पड़ेगी, टोटलिंग करनी पड़ेगी बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, टोटलिंग 10,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 37,000 प्लस 27,000 माइनस 18,000। फिर से एक बार क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, 10 ये हो गया 10 प्लस 12 प्लस 10, ये हो गया 32, 32 प्लस 37 प्लस 27 माइनस 18,000, ये आया 78। ये 78 आ गया बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78। इसमें बेटा जोड़ना पड़ता है जो टैक्स घटा हुआ है वो, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट मेथड में जो प्रॉफिट लेना चाहिए वो बिफोर टैक्स, एड टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने टैक्स इस साल प्रोवाइड किया बेटा, टैक्स इस साल कितना प्रोवाइड हुआ वो आपको देखना पड़ेगा, कौन से अकाउंट में, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और प्रोविजन फॉर टैक्स आप देखिए कितना है बेटा, टैक्स प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पिछले साल का बेटा था 28 है ना, टैक्स शॉर्ट टर्म टैक्स प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल था बेटा 28, वो तो इस साल पे हुआ होगा, हम निपटा ही नहीं बेटा इसको, 28 को पे हुआ होगा, वो मैटर यहाँ देख लें,
यहाँ पर इनकम टैक्स पेड 28 आउटफ्लो है ना, और इस साल बेटा 32 का प्रोविज़न बना है, तो 32 इस साल प्रॉफिट में से घटा हुआ होगा 32। ये है टैक्स प्रोवाइडेड जो इस साल बना होगा, पे अगले साल होगा। तो ये क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट 1,10,000। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं जो जोड़ना पड़े। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट 110 आया बिफोर टैक्स, इसको हम बेटा यहाँ रख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 1,10,000 एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बेटा, अब हम लाइन से और आगे चलते हैं। ये मैटर था रिजर्व एंड सरप्लस का। अगला मैटर है बेटा इसमें नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले दिया है, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं, फिर सीधे दी है करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहाँ नहीं है, सीधे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बेटा, ट्रेड पेबल जो है ना आपके, वो कितने हो गए, 44 से बढ़कर 65 हो गए बेटा। 21,000 का ये क्या है, इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। क्या करेंगे बेटा इसका, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 21,000 है ये, इसको क्या मानेंगे, इनफ्लो, क्योंकि बेटा ये लाइबिलिटी बड़ी है, लाइबिलिटी का घटना यदि आउटफ्लो है तो बढ़ना इनफ्लो है, तो 21 को हमने क्या दिखा दिया, एज ए इनफ्लो। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आइटम क्या है, करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी का हमने ले लिया है ऑलरेडी टैक्स का, सॉरी अदर करंट लाइबिलिटी था बेटा, हाँ वो डिविडेंड का ले लिया हमने, और उसके बाद नीचे है टैक्स प्रोविजन, उसका भी हम ले चुके हैं, डिविडेंड को भी कंसिडर कर चुके थे और टैक्स को भी कंसिडर। 28 का टैक्स हम ले चुके हैं आउटफ्लो में, और जो करेंट्री का प्रोविजन उसको प्रॉफिट में ऐड कर चुके। पिछले साल का डिविडेंड हम ले चुके 27, और इस साल का डिविडेंड 37 हम ऑलरेडी ले चुके हैं पीनल अप्रोप्रिएशन में। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम असेट्स पर। टेंजिबल असेट, ओके, अब यहाँ से शुरू होता है युद्ध बेटा। टेंजिबल असेट में पहला है टेंजिबल असेट का अकाउंट देखिए, नोट नंबर 4 है ना बेटा, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट है बेटा। ये थी ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग है ₹1 लाख, क्लोजिंग है बाय बैलेंस सीडी 75, और बेटा यहाँ पर बाय बैंक हमने पढ़ा था कि ये ज़मीन बिकी है 50,000 में, बेटा हम इसको माने लैंड ए प्लस बी। एक ज़मीन एग्जाम्पल के लिए ए वाली बिक गई और बी वाली बची हुई है, ए को बेचा 50,000 में, यहाँ बेटा आएगा 50, तो एक जगह और आएगा सेल ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, सेल ऑफ लैंड 50,000, 50,000 में बिकी है। अब इस पर बेटा जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ से गया है कैपिटल रिजर्व में। ए लैंड पर जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व में गया, और बी वाली ज़मीन को जो रिवैल्यू किया वो प्रॉफिट भी कहाँ गया, इन दोनों का प्रॉफिट मिलाकर कितना है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000। कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है कि ओपनिंग कैपिटल रिजर्व 25 था, जीरो था, और ओपनिंग कैपिटल रिजर्व 0 से 25 हुआ, मतलब 25 से बढ़ा, तो अकाउंट टिलवित हो गया बेटा। देखिए आप, मतलब लैंड अकाउंट में और कोई मूवमेंट नहीं है। इधर भी 125, मतलब इस अकाउंट की हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने बना लिया। ठीक है ना, कोई परचेज नहीं है लैंड में, सिर्फ सेल है 50 की, उसको हमने इन्फ्लो दिखा दिया है, और बाकी का प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन डिप्रेशन गया है प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बेटा, मतलब ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड पीएल में नहीं गया तो प्रॉफिट से नहीं घटेगा। ओके, अब आता है प्लांट अकाउंट बेटा। प्लांट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग प्लांट 90 है, क्लोजिंग प्लांट है 191। ठीक है, ये हमने लिख दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब बेटा यहाँ पर बिका है प्लांट, देखिए यहाँ प्लांट में दिया है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, लिख दो बेटा, 18 का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है प्लांट पर। पॉइंट नंबर 1 में दिया डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन यहाँ भी जुड़ेगा ना, एज ए नॉन कैश चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट
18,000 बेटा इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एड में लिख देना चाहिए एड, और वो डेप्रेशन यहाँ से गया होगा असेट अकाउंट से क्रेडिट। फिर क्या हुआ था बेटा, एक प्लांट 12 में बेचा गया बाय बैंक, बिका कितने में बेटा, वो 12 में, था कितने का, तो बाय P&L, लॉस कितने का, 3,000। या तो हम सीधे प्लांट 15 से भी बाहर कर सकते थे बाय डिस्पोजल के नाम से, लेकिन हमने ये बाय बैंक 12 लिखा है, तो बाय लॉस, ये है लॉस ऑन सेल 3, बेटा लॉस गया है P&L में। तो दो चीज़ें, 12,000 का जो इनफ्लो है, एक तो वो आएगा हमारा इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ प्लांट, प्लांट के बिजनेस से 12,000 कैश आई, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, है ना, और 3 का लॉस एज ए नॉन कैश आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट प्लस 3,000, ये भी हो गया। अब प्लांट अकाउंट में देखिए 18 का रहा डेप्रिसिएशन, 15 का प्लांट बिक गया, वो हमने बाहर कर दिया, बचा 191 का, तो यहाँ जाएगा टू बैंक, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, कितने का प्लांट नया एक्वायर किया गया। तो प्लांट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, देखते हैं बेटा, वन क्रेडिट 18,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 191 माइनस 90, ओके, 134 का आउटफ्लो है बेटा प्लांट का परचेज, बैलेंसिंग फिगर। ये हम इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो दिखा देंगे, इन्वेस्टिंग का परचेज ऑफ प्लांट, ब्रैकेट में 134 का आउटफ्लो, प्लांट परचेज, प्लांट एक्वायर्ड, ठीक है बेटा, ये हमारा कंप्लीट हुआ प्लांट अकाउंट। और इसके बाद और क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा क्या आ रहा है बैलेंस शीट में, देखिए हम पहुंच गए हैं, फिक्स्ड एसेट वाला हो गया, गुडविल बेटा राइट ऑफ हुई 13,000 से, इसको जोड़ दें एज ए नॉन कैश आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम 13,000, जोड़ दी हमने गुडविल आइटम को बेटा। और बेटा फिर क्या हुआ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 से 35 हुए, इसके लिए बनाया अकाउंट, ये मुझे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का, टू बैलेंस पीडी, ओपनिंग थे इन्वेस्टमेंट 10,000, क्लोजिंग गिवन है 35, ठीक है बेटा, जो गिवन है। इसमें इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट क्या था बेटा, हमें इसमें नोट लगा सकते हैं चाहे तो, डिविडेंड रिसीव्ड ₹2100 includes dividend out of pre-acquisition profit of ₹600, which was credited to investment account as per as 30, बेटा एज पर एज 30 उसे कहाँ क्रेडिट किया गया होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया गया होगा, क्योंकि वो डिविडेंड फ्री से था बेटा। 2100 में से यदि 600 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, मतलब यहाँ क्रेडिट हुआ होगा बाय बैंक करके, यहाँ क्रेडिट हुआ होगा, ये है नोट नंबर 5, 600 का डिविडेंड यहाँ क्रेडिट हुआ होगा, मिला तो बेटा 2100 होगा, लेकिन 600 गया होगा इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट में और 1500 गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। बेटा इस प्रॉफिट में, ये जो प्रॉफिट है ना आपका 1,10,000, इसमें कितना डिविडेंड इनकम जुड़ी होगी, ये डिविडेंड हमको जो भी मिला है ये इनकम है, इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस पर डिविडेंड मिला है 2100 मिला है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा 2100 जुड़ा है या सिर्फ 1500, सिर्फ 1500, तो लेस भी होगा 1500। तो आइटम टू बी टेकन, क्योंकि ये कैश आइटम तो है और इसे हम
इन्वेस्टिंग में लेने वाले हैं तो यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, उसको यहाँ से लेस करना पड़ेगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये यहाँ से लेस करना होगा क्योंकि जुड़ा हुआ है, इसको लेस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। और बेटा ये 1500 यहाँ से लेस किया क्योंकि इसको हम इन्वेस्टिंग में इन्फ्लो दिखाने वाले हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, बेटा डिविडेंड मिला तो पूरा 2100 है ना, बैंक में तो पूरा क्रेडिट डेबिट हुआ 2100, बेटा क्या हुआ होगा, इसकी एंट्री क्या हो रही है, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L। क्या एंट्री हुई होगी बेटा, बैंक डेबिट 2100 टू P&L 1500 और टू इन्वेस्टमेंट 600, ये हुआ होगा ना बेटा। 2100 बैंक में डेबिट हुआ मतलब इन्फ्लो में आ गया, 1500 P&L में क्रेडिट हुआ वहाँ से लेस हो गया, 600 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हुआ वो अकाउंटिंग हमने यहाँ दिखा दी 600, है ना बेटा। तो ये एंट्री आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चूंकि प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था सिर्फ 1500 तो लेस भी हुआ 1500, लेकिन चूंकि हमें अमाउंट मिला है 2100 तो हमने पूरा 2100 यहाँ पर इन्फ्लो दिखाया है, ओके। और 600 बेटा यहाँ क्रेडिट हुआ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक परचेज्ड, बैलेंसिंग फिगर, इन्वेस्टमेंट परचेज कितने आएंगे बेटा, 25,600, 25,600, ये इन्वेस्टमेंट परचेज हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा आउटफ्लो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 25,600, ठीक है बेटा 25,600। ये भी हो गया हमारा एक वर्किंग। लैंड अकाउंट कंप्लीट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट, लैंड बिल्डिंग, और ये हमने नोट नंबर 5 बना दिया। अब क्या बचा, अब देखते हैं क्या बचा, देखते हैं। अब बेटा ये भी हो गया है, और अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आया है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या हुआ है, 85 से 78, इन्वेंट्री 85 से घटकर 78 रह गई, मतलब 7 का डिक्रीज इन इन्वेंट्री। स्टॉक डिक्रीज हुआ 7000 से, बेटा स्टॉक डिक्रीज हुआ मतलब कम हुआ तो इन्फ्लो मानेंगे, स्टॉक कम हुआ मतलब बिका होगा इन्फ्लो। उसके बाद बेटा क्या है, डेटर्स, ट्रेड रिसीबल, ट्रेड रिसीबल क्या हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीबल। आपने सोच लिया होगा तो कितना है ये है 108 माइनस 75, 33 का, बेटा क्या मानूँ इसको, डेटर कम हुए तो कैश आई होती है, बढ़ा मतलब कैश मिलने से रहेगी आउटफ्लो, हमने इसको माना नहीं आउटफ्लो। फिर है बेटा लास्ट में कैश इन कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश 17, ओपनिंग कैश 17, मैंने यहाँ पर टोटल थोड़ा सा ओपनिंग कैश 17 तो हमें मिल जाएगी क्लोजिंग कैश 17 की ओपनिंग कैश थी और क्लोजिंग कैश है 32, ये हमारा आंसर है। बस बेटा हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम बस टोटलिंग शुरू करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा 1,10,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 माइनस 1,500, ये आया कितना बेटा, कितना आ गया 142,500, है ना। ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें बेटा 21 का इनफ्लो है प्लस 21 प्लस 7 का इनफ्लो माइनस 33 का आउटफ्लो, 1,37,500 माइनस 28 का टैक्स पेड, 1,09,500 का इनफ्लो।
1,09,500 का नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इधर 50 प्लस 12 प्लस 2100 डिविडेंड रिसीव्ड माइनस 134 का आउटफ्लो माइनस 25,600 का आउटफ्लो, 95,500 का आउटफ्लो है यहाँ पर। क्या लिखेंगे बेटा? कैश नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। इधर फाइनेंसिंग 1 लाख माइनस 50 मतलब बचा 50 का इनफ्लो माइनस 12 गया, प्रेफरेंस डिविडेंड में माइनस 10 गया, इंटरिम डिविडेंड में माइनस 27 गया, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड। तो ये 1000 का क्या आ रहा है? इनफ्लो। नेट इंक्रीज इन कैश, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग 1000। अब देखते हैं 1,09,500 इनफ्लो माइनस 95,500 आउटफ्लो प्लस 1,000 फ्लो, ये आया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000 और ओपनिंग कैश थी 17,000। ओपनिंग 17 थी, 15 का कैश इस साल आया, तीनों एक्टिविटी से मिलाकर कैश होगी 32। हमारा आंसर टेली हो गया। ठीक है बेटा। अब जब तक ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप समझने के बाद खुद से सॉल्व नहीं करोगे बेटा, ग्रिप आ ही नहीं सकती। तो आपको ये क्वेश्चन समझकर खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करना है। ओके, आपको कोई भी डाउट है बेटा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई इमीडिएटली दूंगा, सेम डे दूंगा। ओके, थैंक यू।